किसमें कितना है दम। जनादेश 2025 बिहार विधानसभा के इस मंच पे हमारे जो अतिथि हैं इस सेशन के, उनका बचपन महाराजगंज के इसी गलियों में गुजरा है और बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो साथी हैं, वरीय संपादक हैं राकेश जी, वो उनका परिचय दें। देखिए, सभी दर्शकों का पहले तो स्वागत है। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, इनका चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे इनको, क्योंकि अक्सर आप टेलीविज़न चैनलों पर इनको बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए देखेंगे। जब भी प्रशांत किशोर पर बोलना होता है, जब भी तेजस्वी यादव पर प्रहार करना होता है, जब भी भाजपा की बातों को बड़ी मजबूती से सामने रखना होता है, तब यही शख्स याद आते हैं पार्टी को। नाम है कुंतल कृष्ण, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के। और आज महाराजगंज में आप देखे होंगे इनको, तो आप समझ गए होंगे कि महाराजगंज से इनकी दावेदारी है। विधानसभा चुनाव में जब 2025 का महामुकाबला होगा और उस महामुकाबले के पहले जो टिकट का महामुकाबला चल रहा है, उसके रेस में ये बने हुए हैं और उसी रेस में आजकल सभी प्रत्याशी महाराजगंज के लगे हुए हैं। देखना ये है कि इस रेस में जो एक हफ्ते के अंदर सब कुछ साफ होने वाला है, कौन बाजीगर बनकर आगे आता है। स्वागत है कुंतल जी आपका। धन्यवाद भाई साहब, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराजगंज में आप लोगों ने ये श्रृंखला शुरू की। सुबह से मुझे पता चला है कि यहाँ हमारे राजनीतिक जमात के हर वो व्यक्ति यहाँ आपके साथ मौजूद थे जो महाराजगंज में अपनी संभावना तलाश रहे हैं। अभी अभी हमारा छोटा भाई राहुल गया है यहाँ से। आप लोगों का ये मैं विशेष सत्यप्रकाश को और आप सबों को पता है कि जब सत्यप्रकाश ने मुझे ये बात कही, आज मैं महाराजगंज जाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन इस तरह का आयोजन महाराजगंज में हो रहा है, इस बात के रोमांच से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं आया। थोड़ा देर से आया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस तरह के आयोजन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, आप तो महाराजगंज के धरती पुत्र हैं, शुरू से रहे हैं, एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं और इसीलिए आपके जो मित्र हैं आपकी खिंचाई भी करते रहते हैं कि आ गए हैं भाजपा में। क्योंकि जब आप बीजेपी का सवाल जब उठाते हैं ना और महागठबंधन के लिए जब आप बोलते हैं, तो वो सीधे जाकर दिल को छेद करता है। कहाँ से सीखे हैं ये राज? जिस कांग्रेस में हम लोगों ने राजनीति शुरू की थी, वो कांग्रेस अब रही नहीं, इसीलिए उस कांग्रेस को छोड़ने का दुख भी नहीं है। हम लोगों ने जिस कांग्रेस में राजनीति शुरू की थी, वहाँ के नेता समाज के लिए सोचते थे और समाज के लिए सोचने से पहले समाज को समझते थे। अब जो कांग्रेस आज आप लोग देख रहे हैं, उस कांग्रेस का तो आलम यह है कि सबसे जो युवराज हैं उनके मंच से एक स्वर्गवासी महिला के विषय में भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं और वो उस पर खेद भी प्रकट नहीं करते हैं। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं थी जिसमें हम लोगों की परवरिश हुई थी। आज की कांग्रेस कम लालू के जंगल राज का एक पार्ट ज़्यादा लगती है। आज की कांग्रेस में राजद की संस्कृति ज़्यादा हावी हो गई है। बीजेपी कैसी लगती है? आज की जो बीजेपी है और पहले की जो बीजेपी थी, तो आज की बीजेपी आपको कैसी लगती है? भारतीय जनता पार्टी एक ध्येय तो बिल्कुल स्पष्ट है, सबके ऊपर राष्ट्र और उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। जब मामला राष्ट्र का आए, जब मामला देश का आए, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और आपकी हर एक कोशिश समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक कैसे उसके चेहरे पे मुस्कान पहुंचे, इसके लिए होती है। यही पूरी की पूरी राजनीतिक फिलॉसफी है बीजेपी की। देखिए, मुस्कान तो आप देते हैं, लेकिन उसी मुस्कान को देने वाले आप ही के जिस महाराजगंज में खड़े हैं, जिस महाराजगंज में बैठे हैं, जिस महाराजगंज की आप बातें कर रहे हैं, उसी में मंगल पांडे आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन पर आजकल बड़ा प्रहार हो रहा है। प्रहार तो आपके अध्यक्ष पे भी हो रहा है, प्रहार तो सम्राट चौधरी पर भी हो रहा है।
तो ये प्रहार करने वाले कहते हैं कि बिहार को इस बार बदलेंगे, महाराजगंज को भी बदलेंगे। क्या कहेंगे, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? एक व्यक्ति बिहार में आया है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, गांव में बहेलिया आता है, जाल फेंकता है, साथ में कुछ दाना डालता है, उसका पूरा ध्येय यही होता है कि उसमें पंछी आके फंस जाए। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है, बिहार का राजनीतिक नटवर लाल है, और उसका ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है। उसका ध्येय है बिहार में राजनीतिक दलाली, और कुछ ऐसा करने की कोशिश वो कर रहा है जिससे कि बिहार में जंगल राज की वापसी चाहने वालों की वापसी हो जाए। बिल्कुल स्पष्ट है। प्रशांत किशोर जब किसी पे सर्टिफिकेट देता है, प्रशांत किशोर को बड़ा शौक है ना सर्टिफिकेट बांटने का, ईमानदारी और बेईमानी का। प्रशांत किशोर एक बात बताए, 2022 में जब प्रशांत किशोर ने घूमना शुरू किया था बिहार, तब उसने कहा था कि साहब मैं बिहार घूम रहा हूं, उसके बाद घूमने के बाद तय होगा कि क्या किया जाए। 2024 में उसने बड़े फैन फेयर के साथ घोषणा की कि जन सुराज की व्यवस्था। मेरे पास तथ्य हैं, 2022 में भी जन सुराज पार्टी थी और जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष थे शरद कुमार मिश्रा। जन सुराज की यहाँ बहन बैठी हैं, शायद उनको नहीं पता होगा, चाहेंगे मैं उन्हें तथ्य दे दूंगा। दूसरी बात, सारी दुनिया से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगने वाला प्रशांत किशोर ने आज तक 2022 से आज तक उसने कहां कैसे रुपए पाए और रुपए खर्च किए, इस पे एक शब्द नहीं बोला। प्रशांत किशोर कहता है, जब कोई पत्रकार प्रश्न पूछता है उससे कि तुम्हारी परवरिश संघ में हुई है, अरे भाई प्रशांत, तुम्हारी परवरिश कहां हुई है? तुम्हारी परवरिश कहां हुई है? तुम तो सर्वदलीय की बात करते हो, तुम तो कांग्रेस में भी थे, तुम तो भाजपा में भी थे, तुम तो जनता दल यूनाइटेड के बाकायदा सदस्य थे, उसके बाद तुमने कोशिश करी इधर उधर जाने की भी। तुम्हारी परवरिश कहां हुई है, ये बताओ मुझे। राजनीतिक जिंदगी में जब आप होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो सवालों के जवाब आपको देने पड़ते हैं। सवाल आप पूछिए। अरे भाई, आप कहते हैं व्यापारी हैं, व्यापार करें, आपके व्यापार करने से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बिहार के ही भविष्य की दलाली करने लग जाएंगे तब हमें दिक्कत होगी। कुंतल जी, हर दिन आप टीवी में तो बीजेपी प्रवक्ता के रूप में ये डिबेट करते ही हैं, हर दिन डिफेंड करते ही हैं अपने पार्टी को, लेकिन हम आज उस कुंतल जी से बात कर रहे हैं जो अपने आप को एक संभावित प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज में अपना कहीं ना कहीं जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस जगह के रूप में कि बीजेपी मुझे उम्मीदवार बनाए और मैं इस जगह से एक प्रत्याशी के रूप में आऊँ। तो उस पर हम चाहेंगे कि उस पर बात करें। देखिए, राजनीति करता हूँ तो चुनाव तो लड़ना चाहूँगा ना। किसान खेती नहीं करे ये तो संभव नहीं है ना। राजनीति करता हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ। जिस वक्त मैं चुनाव लड़ा था उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत विकट थी। उसके बाद भी जिन 8-10 हज़ार लोगों ने मुझे अपना समर्थन दिया, मुझे अपना साथ दिया, उन लोगों का जो कर्ज है वो कर्ज वापस उतारने में बार बार आता हूँ। महाराजगंज में ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार विकास की जिस गति से आगे बढ़ रहा है, महाराजगंज उस गति से बहुत पीछे है, और उसके लिए पूरी जिम्मेदारी यहाँ के राजनीतिक लोगों को लेनी चाहिए, जिसमें मैं अपने आप को भी गिनता हूँ। बात की जाती है महाराजगंज में ये करा देंगे, जिला बना देंगे, यूनिवर्सिटी खोल देंगे। भैया, बेसिक चीज़ों को समझना पड़ता है। महाराजगंज में अभी मैं पिछली जन सुनवाई में आया था, महाराजगंज के 80% चापाकल में से पानी नहीं आ रहा है। आप कहेंगे कि मेरी ही सरकार है, फिर भी मैं बात कह रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये यहाँ के व्यवस्था की गलती है, और मैं सरकार में होने में, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले, आप ही लोग कह रहे हैं ना यहाँ की ज़मीन का बेटा हूँ, तो यहाँ की ज़मीन का बेटा मैं पहले हूँ। इसीलिए इस व्यवस्था से जो चीज़ निकलनी चाहिए, जो मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए, वो मैक्सिमम आउटपुट निकालूंगा। तो यदि आप यहाँ के बेटा हैं, आपके सांसद हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, फिर राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी समस्याओं में घिरा हुआ महाराजगंज है, वो महाराजगंज है जहाँ की दाल मंडी दूसरे जगहों के लिए दाल जाता था यहाँ से,
जहाँ की सोने की जो स्वर्ण व्यवसायी लोग हैं, स्वर्ण पट्टी जो है उसकी चमक से महाराजगंज चमकता था। आपको याद होगा यहाँ के व्यवसाय उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक मंडी था, गोपालगंज से बड़ा था। आज गोपालगंज जिला हो गया, महाराजगंज और पीछे चला गया। तो ये पीछे गया तो इसमें आप लोगों का भी योगदान है। पिछले 20 सालों से आप बिहार में शासन व्यवस्था में बने हुए हैं और उस सरकार के अंग हैं जो ये कहती है कि सुशासन है, विकास है, लेकिन वो विकास महाराजगंज में क्यों नहीं दिखाई देता? रात के 12 बजे शहीद चौक पे अगर आइसक्रीम की दुकान लगती होगी तो आप सीना चौड़ा करके अपने परिवार के साथ इसी महाराजगंज में जा सकते हैं खाने। रात के 12 बजे पटना से मुझे आने में, मैं चाहूँगा कि सत्यप्रकाश बताएं, 4 बज के कुछ मिनट पे मैंने फ़ोन किया और 6 बज के कुछ मिनट पे मैं यहाँ मौजूद था। पटना से, जिस पटना को जाने में सुबह आदमी निकलता था तो शाम तक पहुँचेगा कि नहीं, इस पर भी दिक्कत होती थी। विकास बिहार के साथ साथ महाराजगंज में भी हुआ है, लेकिन अब जब हम लोग इतनी सीरियस बात कर रहे हैं तो बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ, राजनीति में लेयर्स होते हैं, हर लेयर का अपना काम होता है। सांसद महोदय के विकास की आप बात करें तो महाराजगंज की उसी दाल मंडी को देखते हुए आज भी सोने का बहुत बड़ा कारोबार होता है। देवरिया तक, अगर यहाँ हमारे कोई स्वर्ण व्यापारी बैठे हों, भाई सुनील वगैरह कोई बैठे हों तो बताएंगे, देवरिया तक से लोग आते हैं सोना खरीदने। यहाँ रेल की व्यवस्था और दाल की मंडी फिर से महाराजगंज में जमे, उसके लिए यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग यार्ड, ये सांसद का काम है। परंतु आपका नल जल सुचारू रूप से रहे, आपके यहाँ RWD की सड़कें, आपके यहाँ जो संपर्क सड़क है वो सुचारू रूप से रहे, ये विधायक का काम है, उस व्यक्ति का भी काम है जो यहाँ आज तक विधायक रहा है। आप जब एक बार विधायक बन जाते हैं, जनता आपको दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से नवाज देती है। एक बार विधायक बनने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके और आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। महाराजगंज की जनता आपको इतना नवाज के भेजती है और उसके बाद आप महाराजगंज की जनता को अगर वापस नहीं लौटाते हैं तो ये पाप है, और ये पाप मैं नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपको बोलने का बहुत मौका दिया क्योंकि आप महाराजगंज के लिए सोचते हैं, और मेरा भी यही सोच है कि यदि कोई नौजवान अपने जगह के लिए सोचता है तो उसको सहयोग करना चाहिए। हमारा भी आपके पास सहयोग रहेगा, लेकिन एक बात तो तय है ना कि यहाँ की जनता जब आवाज़ उठाती है अपनी मांग के लिए, जिला बनाने के लिए कहती है, जब एक योगी, जब आप लोग पटना के AC रूम में बैठे रहते हैं, एक योगी पैदल चल के लेट के जाता है और प्लान करता है कि हम पटना तक चले जाएंगे, यदि जिला बनाने की बात नहीं होगी तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए, आकर्षित करने के लिए आप लोगों को, तो कब बनेगा? देखिए, लालू जी थे, आप लोग चाहे जितना भी दावा करें, महाराजगंज के साथ लालू जी ने 1 अप्रैल 1991 को अनुमंडल बनाया। उसी अनुमंडल को लेकर आप आगे बढ़ाए हैं, मैं मानता हूं उसको आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जिला कब बनेगा ये सवाल आप भी रोज कहते हैं, महागठबंधन के भी नेता कहते हैं, जनता भी रोज पूछती है, लेकिन बनेगा तो कब बनेगा? कोई स्पष्ट नीति नहीं। राकेश भाई, 2025 के चुनाव से पहले तो नहीं बनने वाला है, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट कह देता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि चुनाव नज़दीक है और आपका मंच मुझे मिल गया है तो मैं वो सारे वायदे कर दूँ जो संभव नहीं है। महाराजगंज जिला बनाने के लिए वो योगी साहब, मैं तो चाहता हूँ कि अमरजीत भाई मेरा यहाँ बैठा हुआ है, अजय बैठे हुए हैं, ये लोग मुझे उनके पास ले चलें। उनके उस तपस्या का ही फल है कि अनुमंडल में पहले जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, महाराजगंज अनुमंडल बन गया है, लेकिन आज भी गंडक के IB में ही यहाँ पे SDO का आवास है। महाराजगंज जिला बनने की तरफ बढ़ रहा है। राकेश जी, आप तो आपने सरकार को बहुत करीब से देखा हुआ है, यहाँ हमारे जितने साथी हैं इनमें से कुछ लोग तो सरकार को बहुत करीब से जानते हैं। यहाँ पे फुल फ्लेजेड कोर्ट चालू होने जा रहा है। जिला बनने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिला रातों रात नहीं बन जाता है, जिला रातों रात नहीं बनता है। राजनीतिक बात आप मुझसे करवाना चाहेंगे, मैं भी आपके यहाँ कह के चला जाऊँगा कि बस जाऊँगा, 10:30 बजे रात को बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात है, कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात है, फ़ोटो भेज दूंगा कागज़ दिखाते हुए कि जिला बनाने की मैंने मांग कर दी। वो मुझसे कागज़ लेंगे, मुस्कुराएंगे, कागज़ बगल में रख देंगे, लेकिन मैंने वो मांग करी है जो पूरी होने वाली है। यहाँ पे फुल फ्लेजेड कोर्ट की, कोर्ट बनने में, चूंकि एक बड़ा मंच है, यहाँ लोग बैठे हुए, मैं बताता हूँ, फुल फ्लेजेड कोर्ट बनने में दिक्कत जानते हैं क्या है?
दिक्कत ये है कि जो कोर्ट तक पहुंचने वाली सड़क है वो मात्र 22 फीट की सड़क है। कम से कम कैदी वैन ले जाने के लिए 40 फीट सड़क का एक प्रावधान है। आज मैं आया हूं यहाँ, अभी हम लोगों की बैठक होने वाली है। मैंने अमरजीत भाई को, अजय को, राहुल को, इन सारे लोगों को, डॉक्टर साहब को इसलिए बुलाया है कि हम लोग बैठक करके यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात करें कि साहब आपको मदद करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए ठीक है, ये सब बात तो हो गई। टिकट मिल रहा है ना? एनडीए को टिकट तो मिल रहा है और जीतेगी एनडीए ही। नहीं, हम तो एनडीए का तो टिकट मिलेगा ही, जैसे महागठबंधन को मिलेगा। आपको मिल रहा है कि नहीं ये बोलिए। बीजेपी भी नहीं। मुझे भी अगर मिलेगा तो एनडीए का ही टिकट मिलेगा। पार्टी में प्रकोष्ठ तो आप लोग बहुत बनाते हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, चिकित्सक प्रकोष्ठ, सब प्रकोष्ठ बनाते हैं, लेकिन हर दल में एक बिना बनाए हुए प्रकोष्ठ बन जाता है। उसका नाम जानते हैं क्या है? भीतरघात प्रकोष्ठ। और वो हर दल में है, महाराजगंज में भी है, आपके अगल बगल में भी मिलेंगे। मैं एक नाम किसी का नहीं रखूंगा। और ये राजद में भी जो बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं उनके भी अगल बगल में वो भीतरघात प्रकोष्ठ के लोग ज़्यादा सक्रिय हैं। उससे बचने की कोई रणनीति है आपके पास? है ना, हमारी पार्टी में एक राजनीतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ भी है जिसमें मेरे जैसे बड़े काबिल डॉक्टर हैं। आप चिंता ना करें, उस भीतरघात प्रकोष्ठ का पूरा इलाज करने के लिए मैं बार बार आ रहा हूँ महाराजगंज। चलिए, मेरी इच्छा है कि हो जाए, क्योंकि पिछले बार जो चुनाव हुआ था तो आपकी जो एनडीए है वो इसीलिए हार गई कि वो भीतरघात प्रकोष्ठ ने अपना काम बड़ा ईमानदारी पूर्वक किया। उतना ईमानदारी पूर्वक आपका कोई प्रकोष्ठ काम नहीं किया जितना ईमानदारी से उस भीतरघात प्रकोष्ठ ने काम किया था। तो इस बार आपने डॉक्टर खोज लिया है, मेरी शुभकामना है कि आपके साथ। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर आप यहाँ से प्रत्याशी बनते हैं बीजेपी के, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, 5 वैसे प्रमुख काम जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है कि सबसे पहले मैं करूँगा, वो 5 काम जनहित का। कि सरकार की जो घोषणाएं हैं, सरकार की घोषणा है कि हर ब्लॉक में एक कॉलेज बनेगा। मैं ऐसा कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे सारे चेहरे, मैक्सिमम चेहरे वही हैं जिनसे मुझे शायद रोज़ का ताल्लुक़ है। मैं आपका मंच पे बैठ करके आपके माइक से ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे कि मुझे 4 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 50 दिन बाद उन्हें झुठलाना पड़े। सबसे पहले महाराजगंज में कॉलेज की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है। महाराजगंज आपका जो विधानसभा है, इसका बोझ 1-2 कॉलेजेस पे ही है 4-5 लाख लोगों की विधानसभा की। सबसे पहले कॉलेज। दूसरी प्राथमिकता, संभव हो सकेगा तो यहाँ कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री की शुरुआत करवाऊंगा। महाराजगंज में इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, लोगों की सोच इंडस्ट्रीज की तरफ खत्म हो गई है। तीसरी प्राथमिकता, पूरा का पूरा महाराजगंज विधानसभा राष्ट्रीय राजमार्ग पे लगभग अवस्थित है। जहां हम बैठे हैं, यहाँ की हम बात करें या 22 कट्ठा की बात करें, हमारा अंतर्राज्यीय बॉर्डर 1.5 घंटे से कम में है। उत्तर प्रदेश 1.5 घंटे से कम में शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे अवस्थित होने के कारण बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स का फायदा। हमारे यहाँ महाराजगंज में वेयर हाउसेज बन सकते हैं, लॉजिस्टिक्स का पार्क बन सकता है। इस पे मेरी कोशिश रहेगी। चौथी बात, 2014 में भी मैं आया था तो मैं घूम रहा था, ये बात मेरे सामने आई थी। मुझे दुख है कि आज भी स्थिति वही है। दरिहारा का चंवड़, हजारों एकड़ जमीन है जो एक राजनीतिक निर्णय से, जहां पे कल्टीवेशन शुरू हो सकता है, जहां पे खेती शुरू हो सकती है, एक राजनीतिक निर्णय की जरूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि वो राजनीतिक निर्णय हो जाए। और 5वीं बात, वही दाल मंडी। फिर से मेरी कोशिश रहेगी कि महाराजगंज, आज भी सोना के मामले में महाराजगंज आज भी चल रहा है। आज भी देवरिया से, गोरखपुर से लोग आते हैं, लेकिन दाल मंडी खत्म हो गई है, कपड़ा मंडी खत्म हो गई, मीठा हट्टी भी खत्म, मीठा हट्टी खत्म हो गई है। बाजार को वापस स्टैब्लिश करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। ये मेरी 5 प्राथमिकताएं हैं। महाराजगंज के लेके एक सवाल मेरे मन में भी है कि एक महागठबंधन के नेता हैं, वो कर रहे हैं कि विधायक बनने के बाद 10 दिन में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है अव्यवस्थित ढंग से उसको शुरू करेंगे। सबसे पहला काम कि कुछ ही दिनों के भीतर यूनिवर्सिटी की स्थापना और जिला बनाने का प्रयास करेंगे, और आप कह रहे हैं कि इसका बहुत सारा नियम है, प्रोटोकॉल है। तो
आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं जब 20 साल से आप सरकार में हैं और एक महागठबंधन के नेता हैं जो ताल ठोक के कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों में हम सारे काम को अंजाम दे देंगे? भाई उनके पास जादू की छड़ी होगी, मेरे पास नहीं है। उनकी जितनी उम्र होगी, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है वो कौन है, पर हम नीतीश द्विवेदी की बात कर रहे हैं। तो छोटा भाई है, उसकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा की राजनीति मेरी है। मैं जानता हूँ सरकारें किस तरीके से चलती है, बहुत मेहनत कर रहा है, मेरी शुभकामना है उसको। पर अगर मेरे सामने आएगा, और मैं चाहूँगा कि कभी आए, ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। भाई राजनीति में बहुत तरह का स्तर होता है ना, बहुत जगह है, पंचायत से लेकर के संसद तक, जब जहाँ भी जाए। जी, जब एक युवा किसी काम को लेकर समय सीमा बांध सकता है, तो आप तो पिछले 20 साल से सरकार में है, तो आप उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाने का एक समय सीमा नियमित कर रहे हैं? जो समय सीमा उसने बांधी है वो पूरा करते करते बूढ़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो उसकी ख्वाहिश है। मैं उसकी ख्वाहिश की कद्र करता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है चांद तोड़ लेने की। वो चांद तोड़ने की बात कर रहा है। चांद ऐसे नहीं टूटते हैं, चांद पे आप पहुंच सकते हैं, चांद तोड़ नहीं सकते। महाराजगंज में अभी तक कॉलेज नहीं बन पाया है, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। वो जादुई छड़ी मेरे पास नहीं है, आपके पास हो तो बताएं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई से पूछें कि भाई क्या तैयारी है आपकी यूनिवर्सिटी बनाने में। आज तक आपने क्या कोई एक कॉलेज छोड़ दीजिए, एक छोटा सा स्कूल भी खुलवाया है कहीं? सत्यप्रकाश जी, कुंतल जी मजे हुए प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और ये आपके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी अपनी घुमा के सवालों को बार बार पूछ लें, कुंतल जी वही बोलेंगे जो वो एक नियमाकुल बात हो, जो सत्य है, एक अंतिम सवाल है हमारा, जो व्यवहारिक है। मैं वही कहूँगा जो सत्य है और व्यवहारिक है। एक अंतिम सवाल है हमारा। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रदेश स्तरीय नेता हैं, आपके पार्टी के ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लग रहे हैं। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात करते हैं, और आप ही के मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सांसद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और इसका चिट्ठा पर डे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खोल रहे हैं, और इस पर भाजपा जवाब नहीं दे रही है। ना आरोप, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो सांसद दे रहे हैं जवाब, ना ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दे रहे हैं। क्या इसको कहा जाए यानी कि ये लोग दोषी हैं, ये लोग गबन किए हैं, तभी साइलेंट हैं और चुपचाप सुन रहे हैं? देखिए, मैं प्रशांत किशोर की बात नहीं करना चाहता था, पर आपने छेड़ दी है तो मैं फिर कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है, राजनीतिक नटवर लाल है। प्रशांत किशोर के प्रोफेशनलिज्म की मैं कदर करता हूँ, बहुत प्रोफेशनल आदमी है। 3 साल से बाल बढ़ा करके पैदल घूम रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने आकाओं को, अपने फंडर्स को ये बात कही है कि मैं बिहार की दलाली करूँगा, राजनीतिक दलाली मैं बिहार की करूँगा। प्रशांत किशोर जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ आप वही व्यक्ति, एक पुरानी कहावत है ना कि सवाल वही व्यक्ति पूछे जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला हो। पूरी सभा चुप हो जाती है। आप सवाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, जवाब आपको मांगना चाहिए। मुझसे जिस दिन सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, पर जब हम जनता उनसे सवाल कर रही है तो उसका भी जवाब उनको देना चाहिए। कल एक पत्रकार उनसे जब सवाल करने लग गया तो वो जवाब राजनीति में आने वाले व्यक्ति का नहीं होता है। वो जवाब राजनीति में आने वाले व्यक्ति का नहीं होता है। आपको भी जवाब देना होगा कि जिस जगह लोग कुछ 1000 रुपए किसी को नहीं देते हैं, राम अयोध्या रेड्डी ने 14 करोड़ रुपए 2 साल बाद आपको क्यों दिए? और प्रशांत किशोर के वो न तो चचा हैं न रिश्तेदार हैं, क्यों दिए? और प्रशांत किशोर को अगर कोई व्यक्ति मदद करना चाह रहा था तो वो पैसा ट्रस्ट में क्यों दिया? कुंतल जी, हम ये जो मंच लगाए हैं ना, बेसिकली हम ये चाहते थे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे पे बात करें, यहाँ से रिलेटेड चीज़ों को उठाएं। क्योंकि प्रदेश की बात तो आप हर दिन रखते हैं और हर दिन डिफेंड करते हैं, हर चैनल पे जाते हैं, तो वहाँ ये सारी बातें होती है। लेकिन यहाँ के लोगों को उससे बहुत सरोकार नहीं है। यहाँ के लोगों को यहाँ के मुद्दों से सरोकार है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी आए वो कम से कम हमारे बीच में हमारे लिए क्या कर रहा है वो चीज़ें लेके आए। तो आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, हमें समय दिया, और इस मंच के माध्यम से आपने, अभी तक हमने बहुत सारे नेताओं से बात किया, विभिन्न दल के नेताओं से बात किया। मैं बड़ा एक सफाई गोशी से बात कर रहा हूँ कि मैंने हर किसी से पूछा कि 5 मुद्दे क्या हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले ऐसे चेहरा है, पहले ऐसे नेता हैं जो इस कुर्सी पर बैठ के यह
काउंट करवाया कि शिक्षा, कृषि, रोजगार और ये तमाम चीज़ों में मुझे सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना है। तो अपनी बात को सफाई से रखना सबसे बड़ी बात होती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पे आपको शुभकामनाएं मिले। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि अगर एनडीए आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है तो क्या जेडीयू के जो उम्मीदवार होंगे, अगर जेडीयू के जो कोटे होंगे, इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ उनके लिए भी आप मैदान में लड़ते रहेंगे। बस इसी के साथ क्लोजिंग कमेंट्स के साथ ख़त्म करते हैं। किसी भी हालत में आपके गोरख सिंह कॉलेज पे बूथ होता है, इस बूथ का एनडीए का एजेंट मैं ही बना मिलूंगा आपको, किसी भी हालत में, चाहे मैं उम्मीदवार हूं या कोई और उम्मीदवार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।